वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी इलेक्टिव, पुस्तक अंतराल, पाठ सूरदास की झोपड़ी, भाग 1। बच्चों, आज की कक्षा में हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि के एक अंश को पाठ के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। आपकी पुस्तक अंतराल में सूरदास की झोपड़ी पाठ संकलित है। यह पाठ कहानी के रूप में आपकी पुस्तक में लिया गया है, जो कि रंगभूमि उपन्यास का एक अंश है जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से दिव्यांग जनों की समस्या को हमारे समक्ष रखना चाहते हैं। ग्रामीण परिवेश की समस्याओं को भी हमारे सामने उजागर करना चाहते हैं। साथ ही वर्तमान समाज के लिए कुछ प्रेरणा संदेश भी पाठ में समाहित हैं। पाठ का अध्ययन करते समय हम उन सभी विषयों पर भी विचार करेंगे। आज की कक्षा में हम कहानी के मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। कथा के सार को मैं आपके साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी के प्रारंभ में सर्वप्रथम जो दृश्य दिखाया गया है वह है झोपड़ी में आग लगने का दृश्य। गांव के अंदर सूरदास नाम के एक अंधे भिखारी की झोपड़ी है, जिसमें अचानक आग लग जाती है और इसी दृश्य से कथा का प्रारंभ किया गया है। सूरदास एक अंधा भिखारी है जो संध्या के समय भोजन की व्यवस्था निपटाने के पश्चात गांव की चौपाल पर चला जाता है और वहां गांव के अन्य व्यक्तियों के साथ गीत भजन आदि गाकर वहीं सो जाता है। अतः जिस समय झोपड़ी में आग लगी वह वहां उपस्थित नहीं था। झोपड़ी में आग लगने पर गांव के कुछ लोग आग को बुझाने के लिए दौड़ते हुए नजर आते हैं और देखते ही देखते पूरे गांव वहीं एकत्रित हो जाता है। आग बुझाने का प्रयास करते हुए लोग नजर आते हैं और सूरदास को भी इस बात की सूचना मिल जाती है। आग लगने की सूचना पाते ही सूरदास तुरंत भागा भागा आता है और झोपड़ी में प्रवेश करने का प्रयास करता है, परंतु गांव के लोग आग के प्रचंड रूप को देखकर उसे झोपड़ी में प्रवेश करने नहीं देते। उनका कहना है कि झोपड़ी फूस की है और जलकर राख हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, अतः इस समय उसमें प्रवेश करना उचित नहीं है। झोपड़ी तो पुनः निर्माण करनी ही पड़ेगी। सूरदास को दिलासा देकर सब लोग आग बुझाकर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं और सूरदास विक्षिप्त अवस्था में वहाँ बैठा हुआ विलाप करता रहता है और ये प्रतीक्षा करता है कि जब सब लोग चले जाएंगे और झोपड़ी की राख ठंडी हो जाएगी तब वह झोपड़ी में प्रवेश करेगा। पटल पर आप देख रहे हैं कि लाठी लेकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जिस समय आग लगती है गांव के सभी लोग वहां उपस्थित होते हैं। उस समय नायक राम पांडे भी वहां आता है और इस दृश्य को देखकर उसके मन में शंका होती है कि ये आग जगधर के मित्र भैरों के द्वारा लगाई गई है, क्योंकि जगधर का मित्र भैरों सूरदास से ईर्ष्या रखता था और उसके प्रति प्रतिशोध की भावना से प्रेरित था। जगधर गांव में मिठाई बेचने वाला एक व्यक्ति है जो मिठाई बेचने का काम करता है और उसमें डंडी मारता है, बेईमानी करता है। इस प्रकार वो अपनी आजीविका कमाता है। जगधर का मित्र भैरों शराब की दुकान चलाता है और अपनी पत्नी सुभागी के साथ दुर्व्यवहार करता है। माँ के सिखाए में आकर वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, उसके साथ मारपीट करता है और
यह उसका जब रोज़मर्रा की दिनचर्या में शामिल है। एक दिन सुभागी उसके इस अत्याचार से तंग आकर घर छोड़कर निकल जाती है। अब जब घर छोड़कर निकल जाती है तो उसके सामने ये प्रश्न आता है कि वो शरण कहाँ ले। गांव में उसे कहीं अपनी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता, तो वह भागकर सूरदास की शरण में जाती है और सूरदास सुभागी की रक्षा के लिए तत्पर हो जाता है। स्वयं बाहर आकर वो अपनी झोंपड़ी में सुभागी को शरण देता है और यही कारण उसके मन में सूरदास के प्रति प्रतिशोध की भावना को प्रेरित करता है। भैरव सुभागी को बाहर ले जाने के लिए जब प्रयास करता है, स्वयं साथ ले जाने के लिए, तो सूरदास उसका विरोध करता है और सुभागी को अपनी शरण, अपने आश्रय में रखे रखता है। इस बात से भैरव बहुत नाराज़ होता है और वो मन ही मन ये ठान लेता है कि अपने अपमान का बदला वो सूरदास से अवश्य लेगा। इसके पश्चात भैरव गुस्सा खाकर वहाँ से चला जाता है। गांव के सभी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं, परंतु भैरव के मन में ये प्रतिशोध की ज्वाला जलती रहती है और वो ये निर्णय ले लेता है कि वो एक दिन इस बात का बदला अवश्य लेगा। वह इस ताक में सूरदास की झोपड़ी के आसपास चक्कर लगाता रहता है और ये प्रयास करता है कि कब मौका पाए और उसमें आग लगा दे। इसी दौरान उसकी नज़र पड़ती है कि सूरदास जब भिक्षा मांगकर वापस लौटता है तो अपनी झोपड़ी की धरण में रखे पोटली में कुछ सिक्के डालता है। लगातार जब इस दृश्य को भैरव अपनी आंखों से देखता है तो उसके मन में ये इच्छा प्रबल हो उठती है कि वो पोटली में क्या रख रहा है और एक दिन मौका पाकर वो झोंपड़ी में आग लगा देता है और सारी झोंपड़ी धू धू करके जल उठती है। झोंपड़ी के अंदर धरण में रखे सिक्कों की पोटली को वो उठाकर ले जाता है। आग लगने के पश्चात सूरदास जब झोंपड़ी में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसके मन में यही इच्छा प्रबल थी कि आग लगने से भले ही समस्त झोंपड़ी जलकर नष्ट हो गई है, परंतु कहीं न कहीं उसके चांदी की सिक्कों की पोटली अवश्य मिल जाएगी। और इसी प्रयास को करने के लिए वो राख के ढेर में अपने हाथ से टटोलते हुए पोटली ढूंढने का प्रयास कर रहा है। जब उसे पोटली प्राप्त नहीं होती तो वो अपने अंधेपन पर दुखी होता है। उसे लगता है कि अगर वो अंधा न होता तो शायद उसे आज ये दिन न देखना पड़ता। उसका विलाप और उसकी अंतर्व्यथा को लेखक ने बहुत अच्छी तरह हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और ऐसा करके वो दिव्यांगजनों की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास करता है। सूरदास अपनी स्थिति पर दुखी हुए, परेशान है, व्यथित है और हार कर जब बैठ जाता है तभी अचानक उसके कानों में बच्चों के बोलने का स्वर सुनाई पड़ता है। सूरदास का एक भतीजा है जिसका नाम है मिठुआ। मिठुआ के माता पिता अर्थात सूरदास के भाई भाभी की अचानक मृत्यु हो चुकी है और अपने भतीजे मिठुआ की जिम्मेदारी सूरदास के कंधों पर आ जाती है। सूरदास उसका पूरी तरह अच्छी तरह निर्वाह करता है और उसके कानों में जब झोंपड़ी जल चुकी है मिठुआ और उसके साथियों का स्वर सुनाई पड़ता है। मिठुआ के साथी मिठुआ को खेल में हार जाने पर रोने के लिए मना करते हुए समझाते हैं कि खेल में हार जीत होती ही रहती है। तभी सूरदास के मन में ये विचार कौंधता है कि जिस प्रकार खेल में हार जीत होती रहती है, इसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए इस दुखद स्थिति को उसे रोकर नहीं जीना चाहिए। ऐसा विचार आते ही उसके मन में पुनः आत्मविश्वास जागृत होता है और मिठुआ के पूछने पर कि बाबा अगर हमारी झोंपड़ी कोई फिर जला देगा तो हम क्या करेंगे,
तो वो कहता है कि हम अपनी झोंपड़ी फिर से बनाएंगे, और वो बार बार इसी आत्मविश्वास को प्रकट करता है। इसी आत्मविश्वास को प्रकट करने के साथ ही सूरदास राग के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाता हुआ दिखाई देता है। विजय गर्व की तरंग उसके मन में समाहित है, और राग के ढेर को उड़ाते हुए ऐसा दर्शाने का प्रयास किया गया है कि सूरदास मानो अपने जीवन के दुखों के राग के ढेर को उड़ाकर समाप्त कर देना चाहता है और एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की शुरुआत करना चाहता है। तो बच्चों, आज की कहानी में, आज की कक्षा में हमने इस कहानी के सार को पढ़ने का प्रयास किया है, आपके संग साझा करने का प्रयास किया है। अगली कक्षा में इसी पाठ के मुख्य बिंदुओं पर हम पुनः चर्चा करेंगे और प्रश्न अभ्यास पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।